दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी सियासी और संवैधानिक बहसों में से एक, वो बिल जिसने संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचा दिया था। वो बिल जिसे विपक्ष ने ब्लैकमेलिंग बिल और सुपर इमरजेंसी तक कह डाला, और वो बिल जो अब एक बार फिर सुर्खियों में है। हम बात कर रहे हैं संविधान के 130वें संशोधन विधेयक की, जिसे आम बोलचाल में लोग कह रहे हैं जेल से सरकार नहीं वाला बिल। इस बिल का सीधा मतलब है कि अगर देश का प्रधानमंत्री हो, किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो या फिर कोई केंद्रीय या राज्य मंत्री, अगर वो किसी गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार होकर लगातार 30 दिन तक जेल में रहता है तो 31वें दिन उसकी कुर्सी अपने आप चली जाएगी। और अब खबर आई है कि जिस संसदीय समिति को इस बिल की समीक्षा करनी थी वो इस प्रावधान को पूरी तरह हटाने के पक्ष में नहीं है। यानी बिल अपने मूल स्वरूप के करीब ही रहने वाला है और इसे मानसून सत्र में एक बार फिर संसद में पेश किया जा सकता है। सबसे पहले चलते हैं शुरुआत की तरफ। सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार को इस तरह का कानून लाने की जरूरत ही क्यों महसूस हुई। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में देश ने कई ऐसे मामले देखे जहां बड़े राजनीतिक पदों पर बैठे नेता गिरफ्तार हुए, महीनों जेल में रहे, लेकिन अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मामला हो या तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी का, दोनों ही मामलों में नेता लंबे समय तक हिरासत में रहे, लेकिन तब तक संविधान में ऐसा कोई साफ प्रावधान नहीं था जो उन्हें सिर्फ गिरफ्तारी के आधार पर पद छोड़ने के लिए बाध्य करता। मौजूदा व्यवस्था में जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत कोई नेता तभी अयोग्य घोषित होता जब उसे किसी अदालत से 2 साल या उससे ज़्यादा की सजा सुनाई जाती, यानी 2 सिद्धि के बाद। लेकिन सिर्फ गिरफ्तार होने या हिरासत में रहने से किसी को पद छोड़ना पड़े, ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं था। केंद्र सरकार का कहना था कि इससे जेल से सरकार चलाने जैसी स्थिति बन जाती है, जो लोकतांत्रिक मर्यादाओं और शासन व्यवस्था के लिए ठीक नहीं। इसी सोच के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल के मानसून सत्र के आखिरी दिन यानी 20 अगस्त को लोकसभा में 3 बड़े विधेयक एक साथ पेश किए। पहला संविधान विधेयक, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश शासन विधेयक और तीसरा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक। तीनों बिलों का मकसद एक जैसा था, केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर एक जैसा नियम लागू करना। अब आपको बताते हैं कि इस बिल के अंदर असल में लिखा क्या है, क्योंकि यही वो हिस्सा है जिस पर सबसे ज़्यादा बहस हो रही है। बिल संविधान के 3 अनुच्छेदों में बदलाव करता है। अनुच्छेद 75 जो प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति और पद से जुड़े प्रावधानों से संबंधित है। अनुच्छेद 164 जो राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से जुड़ा है, और अनुच्छेद 239 ए जो दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार से जुड़ा हुआ है। अब सीधी भाषा में समझिए नियम, अगर प्रधानमंत्री, किसी राज्य का मुख्यमंत्री या कोई भी केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री ऐसे किसी अपराध में गिरफ्तार होता है जिसमें कम से कम 5 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान है और वो लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहता है, तो उसे खुद इस्तीफा देना होगा। अगर उसने खुद इस्तीफा नहीं दिया तो हिरासत के 31वें दिन से माना जाएगा कि वो पद पर है ही नहीं, यानी पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ एक ज़रूरी बात समझनी होगी, अगर किसी नेता को 30 दिन के भीतर ही अदालत से जमानत मिल जाती है तो उसे पद छोड़ने की ज़रूरत नहीं। यानी ये नियम सिर्फ तभी लागू होगा जब कोई लगातार पूरे 30 दिन तक हिरासत में ही रहे। एक और दिलचस्प प्रावधान ये है कि अगर बाद में उस नेता को जमानत मिल जाती है या वो जेल से बाहर आ जाता है तो उसे दोबारा उसी पद पर यानी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री के तौर पर फिर से नियुक्त किया जा सकता है। यानी ये कोई स्थायी अयोग्यता नहीं है, बल्कि सिर्फ उस अवधि के लिए है जब तक वो हिरासत में है। बिल में दिल्ली, पौंडुचेरी और जम्मू कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी अलग से ही लेकिन इसी तरह के प्रावधान जोड़े गए हैं। जिस दिन गृहमंत्री अमित शाह ने ये बिल लोकसभा में पेश किया उसी दिन सदन में हंगामे का माहौल बन गया। टीएमसी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत पूरे इंडिया गठबंधन के सांसदों ने सदन के बेल में जाकर विरोध जताया। कुछ सांसदों ने तो बिल की कॉपियां तक फाड़ दी। सदन में धक्का मुक्की जैसी स्थिति बन गई। विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया भी बेहद तीखी थी। राजद नेता तेजस्वी यादव ने इसे ब्लैकमेलिंग बिल करार दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये बिल देश में एक तरह की सुपर इमरजेंसी ले आएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे जन विरोधी बताया। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि इस बिल के जरिए कार्यपालिका को न्यायपालिका जैसे अधिकार दिए जा रहे हैं। विपक्ष की सबसे बड़ी आपत्ति ये थी कि सिर्फ गिरफ्तारी के आधार पर बिना किसी अदालत के दोष सिद्ध किए किसी चुनी हुई सरकार के मुखिया को हटाना
ये सीधे सीधे जब तक दोष सिद्ध ना हो तब तक निर्दोष के सिद्धांत के खिलाफ है। विपक्ष का कहना था कि केंद्रीय एजेंसियां जैसे सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करके विपक्ष शासित राज्यों की सरकारों को अस्थिर किया जा सकता है। हंगामा के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने खुद प्रस्ताव रखा कि इन तीनों बिलों को आगे विचार के लिए संसद की एक संयुक्त समिति यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी के पास भेजा जाए। बिल को समीक्षा के लिए 31 संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया, जिसमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल किए गए। समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी को सौंपी गई, लेकिन शुरुआत से ही इस समिति के गठन में पेच फंसता नजर आया। मानसून सत्र खत्म होने के 1.5 महीने के बाद तक भी समिति का पूरी तरह गठन नहीं हो पाया, क्योंकि विपक्षी दलों के बीच इसमें शामिल होने को लेकर आम सहमति नहीं बन पा रही थी। टीएमसी ने सबसे पहले इस समिति को फर्जी और बेमानी बताते हुए इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। पार्टी नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा, चूंकि समिति में बहुमत भाजपा और उसके सहयोगियों का है, इसलिए यह पक्षपाती होगी। इसके बाद समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने भी खुद को इससे अलग कर लिया। आप सांसद संजय सिंह ने तो सीधा आरोप लगाया कि इस बिल के जरिए सरकार विपक्षी नेताओं को झूठे मामलों में फंसाकर उनकी सरकारें गिराना चाहती है। कांग्रेस और राजद में भी शुरुआत से इस समिति का बहिष्कार करने की मांग उठी। हालांकि बाद में कांग्रेस ने अपने सदस्यों के नाम समिति के लिए दे दिए और लोकसभा में रविशंकर प्रसाद, भर्तृहरि मेहताब, सुप्रिया सुले और असदुद्दीन ओवैसी जैसे सांसद इसमें शामिल हुए। राज्यसभा से ब्रजलाल, उज्जवल निकम और सुधा मूर्ति जैसे सदस्य भी समिति का हिस्सा बने। बहरहाल कांग्रेस, टीएमसी, सपा और डीएमके जैसे प्रमुख विपक्षी दलों ने इस समिति से दूरी बनाए रखी। समिति को शुरू में बजट सत्र के अंतिम सप्ताह तक रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन बाद में लोकसभा ने इसका कार्यकाल बढ़ाकर 2026 के मानसून सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक कर दिया। यानी समिति को विस्तार से अध्ययन और चर्चा के लिए और वक्त मिल गया। इसी बीच जनवरी में हुई एक अहम बैठक में समिति के सामने 4 बड़े कानूनी विशेषज्ञों ने अपनी प्रस्तुतियां दी, जिनमें भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष रह चुके पूर्व न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी और नालसार यूनिवर्सिटी के हैदराबाद के कुलपति प्रोफेसर श्री कृष्णदेव राव जैसे नाम शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक इन विशेषज्ञों ने बिल का सैद्धांतिक तौर पर समर्थन तो किया, लेकिन कई प्रावधानों पर सवाल भी उठाए। अब खबर यह है कि संसदीय समिति उस प्रावधान को पूरी तरह हटाने के पक्ष में नहीं है, जिसमें 30 दिन की हिरासत के बाद पद स्वतः समाप्त होने की बात कही गई है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो विपक्ष की तमाम आपत्तियों के बावजूद समिति का रुख इस मूल प्रावधान को बरकरार रखने की तरफ झुका हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि बिल अपने मूल स्वरूप में कुछ मामूली संशोधनों के साथ एक बार फिर संसद के पटल पर आ सकता है, और इसकी संभावित टाइमिंग है आने वाला मानसून सत्र। अब सवाल यह है कि इसका असर क्या होगा। अगर समिति की रिपोर्ट में यही रुख बना रहता है तो विपक्ष के पास बिल में मूल बदलाव करवाने का मौका सीमित रह जाएगा, क्योंकि संसदीय समिति की सिफारिशें भले ही बाध्यकारी नहीं होती, लेकिन ये बिल के आगे की सफर की दिशा तय करती है। यानी अब सरकार की नज़रें मानसून सत्र पर टिक गई हैं, जब समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट संसद में पेश करेगी और उसके बाद बिल पर आगे की चर्चा और संभावित वोटिंग हो सकती है। अब बात करते हैं सरकार के तर्क की। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में और बाद में एक इंटरव्यू में इस बिल का बचाव करते हुए कहा था कि कोई भी मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, जेल में रहकर सरकार नहीं चला सकते। सरकार का तर्क है कि जब देश में किसी को अदालत से सजा मिलने में अक्सर 10 से 20 साल लग जाते हैं, तो ऐसे में कोई आरोपी नेता लंबे समय तक सत्ता में बना नहीं रह सकता, भले ही उस पर गंभीर आरोप हों। सरकार का कहना है कि इस बिल का मकसद सार्वजनिक जीवन में शुचिता लाना है, ना कि किसी को राजनीतिक रूप से निशाना बनाना। सरकार ये भी दलील देती है कि यह कोई स्थायी सजा नहीं है। अगर नेता को जमानत मिल जाती है या वो दोष मुक्त हो जाता है तो उसे दोबारा उसी पद पर नियुक्त किया जा सकता है। यानी ये सिर्फ एक अस्थायी व्यवस्था है ताकि हिरासत के दौरान शासन प्रभावित ना हो। जबकि विपक्ष का कहना है कि यह बिल एक ऐसा जाल है जिसमें किसी भी सीएम को या मंत्री को फंसाकर उसे जेल भेजा जा सकता है और उसके बाद उसकी सत्ता छीनी जा सकती है। हालांकि केंद्र की सहयोगी पार्टियां ने भी इस बिल का समर्थन किया है। अब इस बिल को सिर्फ राजनीतिक चश्मे से नहीं बल्कि संवैधानिक नजरिए से समझना जरूरी है। कानून विशेषज्ञ इस बिल पर कई गंभीर सवाल उठाते हैं। सबसे बड़ी आपत्ति है संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर।
विशेषज्ञों का कहना है कि गिरफ्तारी और हिरासत के 31वें दिन प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का स्वतः पद से हटना संविधान के मूल ढांचे में कई अहम विशेषताओं को टकरा सकता है और संसद कोई भी ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो मूल ढांचे का उल्लंघन करे। पहला मुद्दा है संघवाद यानी फेडरलिज्म का। संविधान केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा करता है, जहां हर सरकार अपनी अपनी विधानसभा या संसद द्वारा चुनी जाती है। लेकिन इस बिल के तहत किसी राज्य के मुख्यमंत्री को केंद्र या दूसरे राज्यों की जांच एजेंसियों की कार्रवाई से भी हटाया जा सकता है, जो राज्यों की स्वायत्तता पर सवाल खड़े करता है। दूसरा मुद्दा है कानून के शासन का यानी रूल ऑफ लॉ का। विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ 30 दिन की गिरफ्तारी और हिरासत के आधार पर किसी मंत्री को हटाना मनमाना फैसला हो सकता है, क्योंकि इस स्तर पर आमतौर पर दोष की कोई न्यायिक जांच नहीं होती। कानून के मुताबिक वैधानिक जमानत तभी लागू होती है जब तय समय सीमा में आरोप पत्र दाखिल ना हो, यानी गिरफ्तारी और दोष सिद्ध होने के बीच एक बड़ा फासला होता है और इस बिल में उस फासले को नजरअंदाज किया गया है। तीसरा और सबसे अहम मुद्दा है शक्तियों के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर का। विशेषज्ञों की चिंता है कि सिर्फ गिरफ्तारी और हिरासत के आधार पर पद से हटाकर यह बिल प्रभावी रूप से जांच एजेंसियों और नौकरशाही को ताकत देता है। वो एक निर्वाचित सरकार के मुखिया को पद से हटा सकते हैं, भले ही अदालत ने अभी तक कोई दोष तय न किया हो। इससे लोकतांत्रिक जवाबदेही की चेन कमजोर हो सकती है। यानी सीधी भाषा में कहें तो कानूनी जानकारों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि जिस एजेंसी के पास गिरफ्तार करने की ताकत होगी, अप्रत्यक्ष रूप से उसी के पास किसी चुनी हुई सरकार को गिराने जैसी ताकत भी आ जाएगी। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस पूरी बहस का केंद्र बिंदु क्या है। सरकार का पक्ष है कि जवाबदेही, शुचिता और ये सुनिश्चित करना कि कोई भी नेता जेल में बैठकर सरकार ना चलाए। विपक्ष का पक्ष है कि बिना दोष सिद्ध हुए किसी को सजा देना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और केंद्रीय एजेंसियों के जरिए विपक्षी सरकारों को अस्थिर करने का खतरा असली है। दोनों पक्षों की चिंताएं अपनी जगह सही हैं, वाजिब हैं। एक तरफ जनता के बीच ये भावना जरूर रही है कि गंभीर आरोपों में फंसे नेताओं को सत्ता में बने रहने का हक नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ भारत जैसे संघीय ढांचे में जहां राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अक्सर दिखाई देती है, वहां जांच एजेंसियों को इतनी अप्रत्यक्ष ताकत देना एक बड़ा और संवेदनशील फैसला है। यही वजह है कि विपक्ष के कई घटक दलों ने जेपीसी का बहिष्कार करने का ही बेहतर समझा, जबकि कुछ का मानना था कि ये विरोध सदन और समिति के भीतर ही दर्ज कराया जाना चाहिए, न कि सिर्फ बहिष्कार करके। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे अहम हिस्से पर। आगे क्या होने वाला है। संसदीय समिति को अब अपनी अंतिम रिपोर्ट 2026 के मानसून सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक पेश करनी है और जैसा कि हमने आपको बताया, समिति का रुझान इस बात की तरफ है कि 30 दिन में पद स्वतः समाप्त होने वाला मूल प्रावधान नहीं हटाया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब होगा कि बिल का मूल ढांचा लगभग वैसा ही रहेगा जैसा पिछले साल पेश किया गया था। हालांकि कुछ प्रक्रियात्मक बदलाव या स्पष्टीकरण जोड़े जा सकते हैं। इसके बाद बिल को संसद में यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में फिर से पेश किया जाएगा और चूंकि ये एक संविधान संशोधन विधेयक है, इसलिए इसे पास कराने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत होगी, जो कि एक साधारण बिल से कहीं ज़्यादा मुश्किल पड़ाव है। यानी आने वाला मानसून सत्र इस बिल के भविष्य के लिए बेहद निर्णायक साबित हो सकता है। एक तरफ सरकार इसे शासन में जवाबदेही लाने वाला ऐतिहासिक कदम बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे लोकतंत्र और संघीय ढांचे पर हमला करार दे रहा है। तो यही है इस बड़े और जटिल संवैधानिक बिल की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर अब तक। एक तरफ सरकार का तर्क है कि कोई भी बड़ा पद जेल से नहीं चलाया जा सकता, तो दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि इससे लोकतांत्रिक ढांचे और चुनी हुई सरकारों के स्वायत्तता खतरे में पड़ सकती है। संसदीय समिति की रिपोर्ट जो मानसून सत्र में आने की उम्मीद है, इस पूरी बहस की दिशा तय करेगी। क्या यह बिल जवाबदेही का एक नया मापदंड स्थापित करेगा या फिर एक ऐसा राजनीतिक हथियार बन जाएगा जिसका डर विपक्ष को है? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। हम इस मुद्दे पर हर बड़े अपडेट के साथ आपके सामने वापस आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।